बनाती हैं। इजी टॉपिक था सारे, तो उसका डिफरेंस के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राइबोसोम भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा याद, उसकी हेडिंग्स भी बनाऊंगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बट नॉट इम्पोर्टेंस हो, बट ये आ जाता है, क्या पता शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए इसके, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का पूछ पता नहीं। तो ये हम लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको मैं बता दूंगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि ये हमारे स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट था। एक 8th क्लास में मैम ने बता दिया था, तब हमें लीक कर दिया था, आप ऐसे समझते हैं, तो तब के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, अब नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम्स क्या होते हैं ना, छोटे से टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है? दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्होंने काम करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम। जो सिंपल सी वो बात समझाना है हमें कि दे आर द साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अक्रेंस बता रहा है कि ये होते कहाँ पे हैं पूरे सेल में, पूरे सेल में जो है हमारे, ये राइबोसोम्स कहाँ पे हैं? कहते हैं राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते हैं, कहीं ऐसे चिपके नहीं हुए, ठीक है, और अटैच होते हैं। अब ये कहाँ पे अटैच होते हैं? सरफेस पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये जो हम अगला पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें स्मूथ और रफ होती है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर ये लगे होते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स। इनकी कंपोजिशन क्या है? ये प्रोटीन से बने होते हैं और राइबोसोमल आरएनए से बने होते हैं। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो राइबोसोमल आरएनए से ये बने होती हैं इक्वल अमाउंट में। अच्छा, अक्रेंस का ये एक हॉट पॉइंट लिखेंगे कि राइबोसोम्स जो है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, इसलिए यूकेरियोटिक्स प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाते हैं। प्रोकैरियोट मेम्ब्रेन बाउंड नहीं ना होते, तो राइबोसोम्स भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, तो ये प्रोकैरियोट में भी होंगे। लेकिन वो ये बात कहता है कि जो यूकेरियोटिक का राइबोसोम होएगा ना, वो बड़ा होगा प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम से। एक और स्ट्रक्चर कंपोजिशन की बात करेगा कि जो राइबोसोम है ना, वो कंसिस्ट करेगा 2 सब यूनिट से। अच्छा, अब इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखोगे कैसे? अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, आप कहोगे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे कि राइबोसोम छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। फंक्शन क्या दोगे? ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अगली हेडिंग दोगे अक्रेंस की कि ये जी फ्लोट करते हैं फ्रीली, यहाँ से यहाँ तक बताओगे। फिर आप अक्रेंस का एक और इसको बताओगे कि राइबोसोम जो है ये आपके क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक बताओगे कि ये जो है आपके आते हैं राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, और ये जो है प्रोकैरियोट में भी आते हैं। अक्रेंस में बस ये बातें बताओगे, ठीक है। और एक और अक्रेंस में बात बताओगे आप ये भी कि राइबोसोम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक के बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक के। फिर स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, कंपोजिशन लिख सकते हो, स्ट्रक्चर या कंपोजिशन दोनों लिख देना, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन करके। अच्छा, फिर इसमें आप बताओगे कि ये जो है इक्वल अमाउंट आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर कंपोजिशन में एक पॉइंट और ऐड आएगा कि ये जो है 2 सब यूनिट से बने होते हैं, ठीक। अब आ जाएगा इसके बाद नीचे के फंक्शन ऑफ सब यूनिट्स। जो 2 फंक्शन सब यूनिट से बने हुए हैं, इनका फंक्शन क्या है? कहता है कि द 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम यूनाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। व्हेन अ राइबोसोम हैज फिनिश्ड इट्स वर्क, इट्स सब यूनिट गेट्स सेपरेटेड अगेन। वो यही कह रहा है कि जो सब यूनिट्स है ना राइबोसोम के, वो आपस में क्या कहते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, मिल जाते हैं जब उन्होंने कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, ठीक है, वो आपस में मिल जाते हैं। वो कहते हैं जब इनका काम पूरा हो जाता है, ये एक दूसरे को कहते हैं तू भी छुट्टी कर, तू भी छुट्टी कर, मतलब वो कहते हैं अब जाओ, आप भी जाओ, हम एक दूसरे के अलग अलग, हमारा जो है ना ताल्लुक अलग अलग, सेपरेट, ठीक है। तो वैसे ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये इसकी डायग्राम बनानी हो तो बना दो। क्या डायग्राम इसकी मैं बताऊँ? लार्ज सब यूनिट एक मोटा सा, एक छोटा सा सब यूनिट बना दो, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम हमने पढ़ लिया, बड़ा आसान था, इजी था। अब आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर में से इसके स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट आता ही आता है, ठीक है। तो याद करने आपने लाजमी एज अ शॉर्ट इसको। अच्छा, ये क्या कहते हैं? नेटवर्क है मेम्ब्रेन। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ा, जहाँ पे पढ़ा जाते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती हैं इनकी, ठीक है। ये नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का, प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक। सिर्फ यूकैरियोटिक सेल, क्यों यूकैरियोटिक सेल ही मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, इसलिए सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, ये 2 तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जी?
एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अच्छा, अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, वो कहता है, अब ये हमने बात इसमें भी पढ़ी राइबोसोम में भी, कि जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच होंगे। तो वो यही कह रहा है कि न्यूमेरस राइबोसोम आर अटैच ऑन इट सरफेस, ठीक है। और ये क्या करती है, फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे हमने राइबोसोम में पढ़ा। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे लिए नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं क्या है। वो कहता है कि इसके पास इट लैक्स राइबोसोम्स, कि इसके ऊपर या इसके पास राइबोसोम अटैच नहीं होते, इसके पास राइबोसोम होते ही बड़े काम में। वो कहते हैं ये इन्वॉल्व होती है लिपिड मेटाबॉलिज्म में, लिपिड के तोड़ने में, लिपिड की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, और ट्रांसपोर्ट करने में मटेरियल्स को एक पार्ट से सेल के दूसरे पार्ट तक, सेल के ट्रांसपोर्टेशन में ये होती है जी इन्वॉल्व, ये राइबोसोम और प्रोटीन इसका। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आती है, और इसमें राइबोसोम्स लगी होती हैं। इधर उल्टा है, इधर कहता है जी ये लिपिड मेटाबॉलिज्म करती है और ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। अच्छा, वो कहता है और भी इसके काम हैं, ये सारे फंक्शन हैं, ये इसके भी फंक्शन, इसके भी फंक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और ओके, सो स्मूथ एंडोप्लाज्म का और क्या काम है कि ये जो है ना डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल दैट हैव एंटर्ड द सेल। ये जो हार्मफुल केमिकल जो होते हैं ना, जो कि जब तुक्के से या कुछ ना कुछ करा के सेल में घुस जाते हैं, ये उनको भी डिटॉक्सिफाइज करता है। ये भी आपने याद करना है एमसीक्यूज़ के लिए, और वैसे तो ये याद करनी है ना। और मसल सेल्स के अंदर जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इन्वॉल्व होता है कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के लिए। कॉन्ट्रैक्शन मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, तो उसके लिए ये इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अब गोल्जी ऑपरेटर्स हम बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टर्नी एंड क्रिस्टी। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी और सिस्टर्नी का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका डिफरेंस आ सकता है आपका कि व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्टी, या व्हाट स्ट्रक्चर डज गोल्जी ऑपरेटर्स मेक, या व्हाट फ्लैटेंड सैक्स डज गोल्जी ऑपरेटर्स मेक। तो ये पूरा याद करना पड़ेगा आपको। अच्छा, वो कहता है गोल्जी ऑपरेटर्स जो है 1898 के अंदर एक इटालियन फिजिशियन था, इसका केमिकल नाम था कैमिलो गोल्जी, discovered a set of flattened sacs in the cytoplasm. These flattened sacs called cisternae are stacked over each other and make a structure known as Golgi apparatus. अच्छा, वो क्या कहता है 1898 में ना एक इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी, उसने क्या डिस्कवर किया, सेल के अंदर ना फ्लैटेंड सैक्स इस तरीके से, एक बार अगर मेरा पेन चल जाए बस, तो ये देखें इस तरीके से ये, और ये आपने इस तरीके से, अगर गोल्जी का आपको स्ट्रक्चर बनाने को कहा हो या आपने बनाना हो, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। सैक ये गंदा नहीं बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, सैक के नीचे सैक। उसने ना इस तरीके की फ्लैटेंड एक के नीचे एक सैक डिस्कवर की साइटोप्लाज्म के अंदर। वो कहता है ये फ्लैटेंड सैक्स जो है ना, इसको उसने नाम दे दिया सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी उसका नाम दे दिया। ये स्टैक थी ओवर ईच अदर, तो ये फ्लैटेंड सैक्स थी, मतलब इस तरीके की फ्लैटेंड सैक्स थी, एक के नीचे एक स्टैक थी, और इसको उसने इस स्ट्रक्चर को पूरे को नाम दे दिया गोल्जी अपरेटस। ये कहता है इट इज़ फाउंड इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल, बहुत एनिमल प्लांट सेल में इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्जी अपरेटस के। तो देखते हैं, वो कहता है इट मॉडिफाइज प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल। अब कहता है इसका फंक्शन क्या है, ये जो है ना, ये प्रोटीन को मॉडिफाई और अच्छा बनाता है उन प्रोटीन्स को जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं, उनको और मॉडिफाई करता है और इनको पैक कर देता है छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स के अंदर। उनको कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। ये गोल्जी वेसिकल्स के अंदर ना, ये सारे गोल्जी वेसिकल्स हैं, ये गोल्जी वेसिकल है, ठीक है ना। इसके अंदर ये इसको पैक कर देता है। वो कहता है दीज पैक्स आर केप्ट इन सेल और एक्सपोर्टेड टू एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशन। ये देखें, ये प्रोडक्शन ऑफ सेक्रेशन। वो कहते हैं या तो ये सेल में रखी जाती हैं, या तो प्रोडक्ट सेल के अंदर अपने यूज़ के लिए, प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज, या तो ये सेल के अंदर रखी जाती हैं, या ये बाहर एक्सटीरियर को भेज दी जाती है सेक्रेशन के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, मतलब जितने भी मेरे स्कूल में टेस्ट हुए हैं, और वैसे भी ये एमसीक्यूज़ हर टेस्ट में एमसीक्यू पूछा गया है, और ये डेट के साथ याद रखना है आपने।
इन 1906 में जो है ना गोल्जी को अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। डेट भी याद रखनी है और किस चीज़ के लिए इसको दिया गया था वो भी आपने ज़रूर याद रखना है। लाइसोसोम जो है वो एज लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते फंक्शन का, और ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसकी ऑलमोस्ट, इसको बस आपने याद ही करना है। और लाइसोसोम को आपने लेकिन पता होना चाहिए आपको क्या हो रहा है इसमें। वो कहता है ये डिस्कवर की ये थी बेल्जियन साइंटिस्ट था क्रिश्चियन रेने डूवे ने, क्रिश्चियन रेने डे डूवे, ओके ठीक है। इंग्लिश एक्सेंट निकल आया था, अमेरिकन एक्सेंट। दिस आर स्मॉल मेम्ब्रेन, तो इस तरीके से। अच्छा, ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स होती हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम क्रिएट करती हैं। ये छोटी छोटी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं जिनके पास ये जो है ना प्रीडोमिनेंटली एनिमल सेल्स ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बाद ये मेम्ब्रेन बाउंड है इसलिए एनिमल सेल्स के अंदर ही आएंगे ना यूकैरियोटिक में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि लाइसोसोम आया कहाँ से है, या गोल्जी अपरेटस से उछल के आया है, मतलब लाइसोसोम बर्ड ऑफ उसकी ही ब्रांच है, मतलब लाइसोसोम बर्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है? सेल इनगल्फ्स द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। सेल जो है ना वो फूड मटेरियल को जमा करता है फूड वैक्यूल की फॉर्म में, ठीक है। लाइसोसोम फ्यूजेस विद फूड वैक्यूल। अब लाइसोसोम क्या करता है ना, वो फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है, उसके साथ जुड़ता है, एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन द फूड प्रेजेंट इन द वैक्यूल। और जो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम होती है ना, वो जो इसके अंदर फूड होता है उसको तोड़ देते हैं। लाइसोसोम आल्सो हैव एंजाइम फॉर ब्रेकिंग सेलुलर वॉल्स। अब इसका काम यही है ब्रेकिंग करना, वेस्टेज को तोड़ना और जमा करना। तो वो कहते हैं ये जो है ना इसके लाइसोसोम के एंजाइम ये सेलुलर वेस्ट जो है, जो कूड़ा कचरा है, उसको भी तोड़ते हैं। दे आल्सो एनगल्फ द डैमेज ऑर्गेनेल्स एंड ब्रेक देम। ये डैमेज ऑर्गेनेल्स के पास भी जाते हैं, जुड़ते हैं और उनको भी तोड़ते हैं, उनको भी ब्रेक करते हैं। अच्छा, ये बात याद रखनी है, वो कहता है कि लाइसोसोम कैन स्टोर सर्टेन मॉलिक्यूल्स फॉर लेटर यूज। क्या कह रहा है वो, मतलब कि लाइसोसोम जो है वो बड़े ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लेटर यूज़ के लिए संभाल सकते हैं। अब ये देखो, जैसे उसने ये पूरा फंक्शन भी दिखाया हमें कि ये फूड पार्टिकल था, वो ऐसे गया, उसने ये बना दी, फूड वैक्यूल बन गई। अब जो देखो ये लाइसोसोम आया, लाइसोसोम इसके साथ सिका, डाइजेस्टिव एंजाइम आए, उन्होंने तोड़ा, लाइसोसोम इनगल्फिंग डैमेज ऑर्गेनेल्स। और ये उसने दिखाया कि ये पहले ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी आए, उन्होंने तोड़ा। ये देखो ये इधर से ऐसे दिखा रहा है कि गोल्जी अपरेटस के इधर से ये लाइसोसोम आया, फिर ये लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ मिला, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम ने तोड़ा तो ये ऐसे हो गए, फिर इसके बाद ऑर्गेनेलिस को भी तोड़ने लग गया। तो ये लाइसोसोम का उसने पूरा दिखा दिया कि लाइसोसोम का ये काम है, तोड़ मरोड़ ही कर रहा है ये, और कोई काम नहीं कर रहा। हाँ, एक काम ये अच्छा कर रहा है कि ये जो है ना मॉलिक्यूल्स को स्टोर कर रहा है बाद में यूज़ करने के लिए, जो कि एक अच्छा काम है। माइटोकॉन्ड्रिया एज ए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है इसका, एक ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एक इसका ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एक इसका एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी एमसीक्यूज एक इंपॉर्टेंट, प्लस ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका टॉपिक इसमें से एक कोई ना कोई चीज़ तो आनी ही आनी है पेपर में, एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग कुछ तो कुछ आएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ, आप लिखवा लें अभी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया ये जो नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता है, मतलब बायो को, जिनको बायो नहीं ना आती होती कंप्यूटर वालों को, वो एक ये मीम भी बनी हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल। मतलब एक ऐसी बड़े मजे की मीम है कि मी एंड माई होमीज गोइंग फॉर बायोलॉजी एग्जाम ओनली नोइंग माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल। कि मेरे और मेरे दोस्त जा रहे हैं बायो का एग्जाम देने, हमें यही पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल, और ये भी गलत पता है। और ये मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है ही नहीं सेल का, माइटोकॉन्ड्रियन है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया तो सिंगुलर है, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है। तो ये भी जिनको पता है ना, इतनी सी बायोलॉजी भी गलत पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रियन आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया फिर इज द पावर हाउस ऑफ द सेल होएगा, आर नहीं होएगा, इंग्लिश भी ऐड करनी है ना, ठीक है। बायोलॉजी के स्टूडेंट है, इंग्लिश भी आती है भाई साहब। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, ये पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, जैसे ही हमने बताया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो कि होती है एटीपी। अच्छा, ये परफॉर्म करते हैं रिएक्शंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड टू। ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना उसके रिएक्शंस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें ऑक्सीजन यूज़ की जाती है फूड को तोड़ने के लिए। ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है जिसमें ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज टूटता है, तो वही तो उसको फूड को तोड़ने के लिए ना ग्लूकोज को
तोड़ने के लिए ये यूज़ होते हैं, और ग्लूकोज जब टूटते तो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो भी डबल मेम्ब्रेन और बाउंडेड ऑर्गेनेली है, और ये यूकेरियोट्स में होती है, तो मतलब ये भी एनिमल सेल में यूकेरियोट्स में होगी, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, देखिए ना, ये एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। अच्छा, वो क्या कहता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन बड़ी ज़्यादा फोल्डिंग बनाता है। ये देखें, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये एक सेकेंड काशिंग चल जाए, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये देखें, ये देख रही है ना, ये ब्राउन के ऊपर वाली ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर फोल्ड से बने हुए हैं ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इनर मेम्ब्रेन है। कहता है आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ है इसकी, इनर मेम्ब्रेन बड़े ज़्यादा फोल्ड बनाती है। कहते हैं इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा, ये है सिस्टर नी, ये है क्रिस्टी। डिफरेंस आपने याद रखना है, ठीक है, और इसका डिफरेंस आएगा बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टियन सिस्टर नी। आप कहेंगे ये क्या आ गया, ये तो दोनों सेम सेम लफ्ज़ है। नहीं, ये है सिस्टर नी जो कि होती है फ्लैटेंड सैक्स, ये है क्रिस्टी या क्रिस्टा जो कि होते हैं फोल्डिंग्स, ठीक है। ऐसे याद करेंगे ना आपको हमेशा याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद कहते हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा भी हुआ है। वाई फोल्ड्स इंपॉर्टेंट, या वाई आर फोल्ड्स इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। तो हम लिखेंगे फोल्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। ये सरफेस एरिया रेस्पिरेशन के लिए बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसलिए जो है हमारे पास फोल्ड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। एमसीक्यू इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। अच्छा, अब जो इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर आपने बनाना है, ऑब्वियसली शॉर्ट आए तब भी बनाते हैं, बेशक लॉन्ग में तो बनाना ही है। क्या स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर बना देना बैंगन जैसा, ऐसे या ऐसे सिंपल आपने ये ऐसे करके एक सॉसेज बना देनी है। उसके नीचे एक बड़ी सी आपने ब्राउन लाइन ऐसे करके बना देनी है। अंदर आपने इस तरीके से ऐसे ऐसे करके फोल्डिंग्स बना देनी है। फोल्डिंग्स के अंदर आपने ना पतला सा पेंसिल से या हल्की सी से ना ऐसे हल्का हल्का ना थ्रेड लाइक मटेरियल दिखा देना है, जो कि डीएनए होएगा, या ऐसे ऐसे करके लाइंस दिखा देनी है। और बीच में ना कहीं छोटे ऐसे डॉट्स बना देने हैं। ये देखें, जैसे मैंने बनाया ना, ये ऐसे ऐसे डॉट्स बना देंगे आपने बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो डॉट्स आप बनाएंगे ना, कोई भी, जैसे ये समझो मैंने एक डॉट बना दी है, ये, ठीक है, इस डॉट को आपने राइबोसोम दिखा देना है। अब वो जो आपने पतली पतली लाइंस बनाई थी उनको आपने डीएनए बता देना है। ये आपने बता देनी है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आपने बता देनी है आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स को दिखाना है। ये आपने क्रिस्टा भी बता देना है, फोल्ड्स को ऐसे ऐसे मेंशन करके। मैट्रिक्स क्या है, इसके अंदर का फ्लूइड लाइक मटेरियल है। और ये आपने कह देना जी ये हमारी पूरी पास है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियन एक है तो माइटोकॉन्ड्रियन, डबल होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ज़्यादा होंगे अगर। तो कहते हैं जो फ्लूइड लाइक मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया का है वो मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ना अपने डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और अपने राइबोसोम भी होते हैं। ये देखिए मैंने कितना गंद मारा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा गंद मार के समझा हुआ है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। ये आप हेडिंग बना सकते हैं यहाँ पे, राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, कि द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देन टू यूकैरियोटिक। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम है वो ज़्यादा सिमिलर है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के, यूकैरियोटिक राइबोसोम के ज़्यादा सिमिलर नहीं है, ठीक है। यह जी एक बात है। अच्छा, अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं हम, प्लास्टिड्स। मेरे अगर आप पूछें कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्या है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बाद, या मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनसे भी इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट का लॉन्ग क्वेश्चन। मतलब प्लास्टिड का ही कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का लॉन्ग क्वेश्चन। मेरे ख्याल से भाई साहब इसकी ये डायग्राम भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर कहते हैं। इसको आपने रट पुट के इसको बस 10,000 बार लिख लेना है कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये पास्ट पेपर्स की एनालिसिस पे कह रहा हूँ, डिफरेंट पेपर्स के एनालिसिस पे कह रहा हूँ कि ये मोस्टली रिपीटेड हुआ है, आया है। अच्छा,
सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट आर प्लास्टिड, जो कि नहीं पूछेगा, वो इनका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट ही पूछेगा इसमें। अच्छा प्लास्टिड होते क्या हैं, तो प्लास्टिड जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं। प्लास्टिड भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं और ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। और कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटीन्स, फोटोसिंथेटिक प्रोटीन्स क्या कहते हैं, प्रोटिस्ट कौन से होते हैं, जिनके पास एक तो हो क्लोरोफिल हो और ग्रीन पिगमेंट हो क्लोरोफिल, तो वो फोटोसिंथेसिस होती है जो ग्रीन पार्ट्स में हो प्लांट्स के, ठीक है। जैसे अल्जाई कहते हैं ये देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट अल्जाई के अंदर 3 तरह के हैं जी, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सिर्फ इसका क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड पूरा भी आ सकता है पर ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा हमेशा बोर्ड में आया हुआ है इसका, कि सिर्फ क्लोरोप्लास्ट पे बताओ लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, अब मैं पढ़ देता हूँ पहले ये पैराग्राफ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड्स, दे आर ग्रीन इन they are present in the cells of green parts of plants and in algae. They contain photosynthetic pigment, example क्या, green chlorophyll. They carry out photosynthesis. With the help of their pigment, they capture light energy and convert it into chemical energy. They use this energy to produce glucose. एक्सप्लेन करते हैं, स्ट्रक्चर की हेडिंग देंगे आप। सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि ये जो है ना ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इनका कलर क्या है, ग्रीन होता है, ग्रीन प्लास्टिड। ये होते कहाँ पे, ये प्रेजेंट होते हैं सेल के ग्रीन पार्ट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स और अल्जाई के ग्रीन पार्ट्स के अंदर होते हैं। अच्छा इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो कि होता है ग्रीन क्लोरोफिल। अच्छा अब ये क्या कहते हैं, ये जो ग्रीन क्लोरोफिल है, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब इनका ये फंक्शन की आपने हेडिंग करनी है कि ये करते क्या, इनका जो क्लोरोफिल की वजह से ना ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक्स क्या पार्ट्स हैं, ग्रीन के पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे और ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। अच्छा कहते हैं इनकी अपने पिगमेंट की मदद से ना ये जो है ना लाइट एनर्जी को कैप्चर कर देते हैं, कैप्चर करते हैं किसको, लाइट एनर्जी को, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। अच्छा ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट उनको पकड़ रहे हैं, उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं, असल में ये काम कर रहे हैं ताकि वो इस एनर्जी से ग्लूकोज बना पाएँ, फूड बना सके इस एनर्जी से, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फूड बनाता है, प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं, तो वो ये काम कर सके। अच्छा अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम क्लोरोप्लास्ट का ना। वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ना क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन के साथ इनक्लोज होता है, तो डबल मेम्ब्रेन होती है यार इसकी भी, सिंपल ये कह रहा है। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि वो कहता है कि अब मैं इसको पहले पढ़ देता हूँ सारे को, समझाता हूँ फिर। ऑन द इंटरनल साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन देयर आर मेनी सेट्स ऑफ स्टैक मेम्ब्रेन्स, these stacks are called grana, singular granum. The sac-like structure which make a granum are called thylakoid. Photosynthetic pigments are present on the surface of thylakoid. A fluid called stroma surrounds the thylakoid. ठीक है, like mitochondria, chloroplast contain their own DNA and ribosomes. क्या कह रहा है डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। वो कहता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो डबल मेम्ब्रेन के साथ इनक्लोज्ड है, तो सही कह रहा है कि ये एक इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, 2 मेम्ब्रेन के साथ इनक्लोज्ड है। अब वो क्या कह रहा है कि कहता है कि जो अंदर की साइड पे इनर मेम्ब्रेन की तरफ है बड़े ज़्यादा स्टैक मेम्ब्रेन्स, स्टैक कहते हैं एक दूसरे के साथ ऊपर तले ऊपर नीचे स्टैक मेम्ब्रेन्स हैं। कहते हैं इंटरनल साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन के अंदर बड़े ज़्यादा स्टैक मेम्ब्रेन्स हैं। ये स्टैक मेम्ब्रेन्स हैं जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये देखें, तो इन्हें वो कह रहा है कि बड़े ज़्यादा स्टैक मेम्ब्रेन्स हैं। वो कहता है ये स्टैक मेम्ब्रेन जो है ना, ये स्टैक मेम्ब्रेन इन्हें हम कहते हैं ग्रेना, ठीक है, सिंगुलर हो, ये सारे ग्रैना है, और अगर एक की बात करें तो हम कहेंगे ग्रैनम है, ठीक है। अच्छा उसके बाद वो क्या कहता है कि ये ग्रैनम इनको खिलाते हैं, कहता है अब जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो एक ग्रैनम को बना रहा है, मतलब ये देखें आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें ये एक ग्रैना है, ये एक ग्रैनम है, ठीक है, ग्रैना सारे, ये एक ग्रैनम है, ये एक अकेला ग्रैनम है। अब इसमें ये स्टैक लाइक कितने ज़्यादा कॉइन्स जैसे हैं। अब ये जो एक कल्ला कॉइन है ना, इसे हम कहेंगे थैलाकॉइड, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे थैलाकॉइड। जो अकेले एक ग्रैनम में एक सिक्का है उसको थैलाकॉइड कहेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो थैलाकॉइड की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये हमें पता लग गया। अच्छा वो कहता है जो इसका जो फ्लूइड होएगा, जाहिर सी बात है इसमें फ्लूइड तो होएगा ना, तो जो इसका फ्लूइड होएगा ना उसको हम कहेंगे क्या कहते हैं अपना, इसके फ्लूइड को हम कहेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। और साथ में हम कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ना
क्लोरोप्लास्ट भी अपना डीएनए और राइबोसोम कंटेन करता है, ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब हम कहीं बताएंगे इसको कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट भी प्लास्टिड जो होते हैं, लेकिन ये जो इनकी पिगमेंट होती है ना, ये होती है ब्राइट कलर्स की। ब्राइट कलर जो होते हैं, जैसे हम देखते हैं रोज हो गया, फ्लावर्स हो गए, सनफ्लावर्स, तो ये ब्राइट कलर्स की पिगमेंट जो आती है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह होती है। इनकी पिगमेंट होती है ब्राइट कलर की, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स की। अच्छा, दीज पिगमेंट्स आर ऑफ ब्राइट कलर्स बता दिए कंटेन करते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे होते हैं? ये जी सेल के फ्लावर पैटर्न्स और फ्रूट पार्ट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। जो सेल का जहाँ से फ्लावर बनना होता है या फ्रूट बनना होता है वहाँ पे होते हैं। अब वही बता रहा हूँ कि ये पहले पत्ती निकलेगी, वो बड़ी कलरफुल होएगी, तो वही ब्राइट कलर्स यही काम करते हैं उसकी पिगमेंट। कहता है क्योंकि ये क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू दीज पार्ट्स, इनको कलर देता है, फंक्शन बता रहा है। थस हेल्प इन पोलिनेशन, पोलिनेशन में हेल्प करेगा, मतलब जो पोलिनेशन होती है जिसमें ट्रांसफर होते हैं सीड्स का, पोलिनेशन में हेल्प करेगा। और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड्स में ये जो है हमारा हेल्प करने वाला है। अब हमारे पास हम आ जाते हैं आखिर में ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड होते हैं दैट हैव नो पिगमेंट, मतलब नो कलर। वो अगर पूछे ना विच प्लास्टिड हैज नो कलर या विच प्लास्टिड हैज नो पिगमेंट, शॉर्ट या लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग सॉरी कहना, शॉर्ट या एमसीक्यूज में कह दो जी हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट है जिसकी कोई पिगमेंट ही नहीं है। फंक्शन क्या है? ये इन्वॉल्व होते हैं स्टोरेज, ये स्टोरेज करते हैं किसके अंदर? स्टार्च के अंदर, लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, ये इनकी स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब ये प्रेजेंट कहते हैं दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दूस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वेयर फूड स्टोर। कहता है ये सेल के उन जगह पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट के जहाँ पे फूड स्टोर होता है, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर, सीड के अंदर, रूट्स के अंदर, इधर हमारे पास ये ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो हमने प्लास्टिड्स पढ़े, प्लास्टिड्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पढ़ा हमने, इसमें क्रोमोप्लास्ट पढ़ा, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड्स हैं, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होती है इसमें, क्रोमोप्लास्ट होती है इसमें, पिगमेंट होती है इसमें। फिर हमने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, उसमें ग्रीन प्लास्टिड होती है, इसमें क्लोरोफिल होती है, पिगमेंट। फिर हमने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा, ये ब्राइट कलर के प्लास्टिड होते हैं, इसमें पिगमेंट होती है, कैरोटीनॉइड। ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा, इसमें कोई पिगमेंट ही नहीं होती, पिगमेंट भी नहीं होती है, इसमें कोई कलर भी नहीं होता, ठीक है। कोई पिगमेंट ना होने का मतलब है कोई कलर ना ना। तो ये पूरा हमने क्या कहते हैं प्लास्टिड्स पढ़ा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमने याद किया, इसकी डायग्राम देख लो, वही मैंने समझा दी है। इसकी डबल मेम्ब्रेन है, ऐसे आप बनाओ सॉसेज शेप, इसके बाहर जैसे इसकी जो कवरिंग है ना उसको ऐसे करके बना दो, ठीक है। अब क्या करो, अंदर ज़्यादा सारे स्टैक, ये जो बना हुआ है ना ये रहने दो, बस स्टैक मेम्ब्रेन्स बना दो। एक स्टैक को हाईलाइट करके कह दो ये ग्रेनम है, उसके अंदर एक सिक्के को कह दो ये थैलाकोइड है, जैसे इन्होंने किया हुआ है थैलाकोइड है। फिर अंदर का फ्लूइड लाइक मटेरियल को स्ट्रोमा कह दो, ठीक है। फिर अच्छा, अंदर जो है ना छोटे छोटे डॉट्स, और एक जगह ना कहीं पे ना एक किसी भी जगह पे ना थोड़ा सा ऐसे करके ना ऐसे करके गंद बना देना, उस गंद को कह देना डीएनए, मतलब ऐसे डीएनए कह देना। और अंदर हर जगह पे ना छोटे छोटे तुमने डॉट्स, ये देखो रेड रेड नज़र आ रहे हैं ना, ये देखिए रेड रेड, ये रेड, इनको राइबोसोम कहना है। ये छोटे छोटे डॉट्स बना देने हैं, और ये इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन करके ये पूरा क्लोरोप्लास्ट आपने बना के दिखा देना है। तो ये आपके पास आ जाता है पूरा क्लोरोप्लास्ट। और प्लास्टिड का फंक्शन, अभी तक हमने प्लास्टिड पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी पढ़ा। फिर हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, हमने न्यूक्लियस पढ़ा, राइबोसोम पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, साइटोस्केलेटन पढ़ा। फिर हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और स्ट्रक्चर सेल का पढ़ा, सेल पढ़ा। फिर हमने सेल कैसे बेसिसिटी होते हैं, ये इतना हमने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है। ओके, तो क्लास 9 अभी हमने प्लास्टिड्स पढ़ा, तो अब हम वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, आपको एक्सरसाइज में मैं दिखा देता हूँ। एनिमल और प्लांट वैक्यूल का इसमें आपसे ये डिफरेंस पूछ सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट वैक्यूल, जहाँ पे ज़रूर इसका ये, या फिर हाउ डज टर्गर प्रेशर डेवलप इन अ प्लांट सेल, टर्गर प्रेशर कैसे डेवलप होता है, आपसे ये पूछ सकते हैं। और ये आपसे पूछ सकते हैं कि एनिमल और प्लांट वैक्यूल का आपका डिफरेंस क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। चलें, इसको हम देखते हैं कि वैक्यूल क्या है। इंट्रोडक्शन की आप हेडिंग दे देंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद फ्लूइड। अच्छा, वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है जो कि फिल्ड होते हैं फ्लूइड के साथ, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। और ये सिर्फ प्लांट वैक्यूल में, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये सिर्फ
प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको पाए जाएंगे, यूकैरियोट्स के अंदर आपको वैक्यूल्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब आपने हेडिंग दे देनी है या आपने वैक्यूल्स इन एनिमल सेल, जो कि यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। अब वैक्यूल्स इन एनिमल सेल के बारे में वो क्या कहते हैं? वो कहता है कि एनिमल सेल्स मे हैव मेनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स, दे कंटेन वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस, some freshwater organisms like amoeba and sponges have contractile vacuoles which collect and pump out extra water and other waste. Some cells ingest food by forming food vacuoles. Food vacuoles also store food. तो इसको हम समझते हैं कि वो एनिमल वैक्यूल में क्या कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है ना कि जो एनिमल सेल्स है ना, उसके बाद बड़े ज़्यादा, अच्छा एनिमल सेल्स के अंदर भी वैक्यूल्स होते हैं, सॉरी ये मैंने आपको गलत बता दिया, लेकिन वो बड़े ज़्यादा छोटे छोटे स्मॉल और टेम्परेरी होते हैं, मतलब वो बाद में जाके ख़त्म भी हो सकते हैं। तो जो एनिमल सेल के वैक्यूल होते हैं ना, वो बड़े छोटे छोटे होते हैं, टेम्परेरी और छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। अब ये जो है ना, ये पानी और फूड सब्सटेंसेस से जो है हमारे ये वैक्यूल बने होते हैं। अच्छा, अब कुछ होते हैं ना क्लास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। अच्छा, वो कौन से होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हमारी मदद करते हैं, मूवमेंट में। तो कुछ वो कहता है कि कुछ ऐसे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फ्रेश पानी से बनी होती हैं, फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म से ऐसे वैक्यूल बने होते हैं, जैसे कि अमोइबा की एग्जांपल दे रहा है वो, स्पॉन्जेस। कहता है ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं और ये कलेक्ट भी करते हैं और पंप भी करती हैं उनके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर और दूसरे वेस्ट होते हैं। मतलब वो क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे ना फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमोइबा और जैसे स्पॉन्जेस, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं और ये कलेक्ट भी करते हैं और पंप आउट भी करते हैं एक्स्ट्रा वाटर को और अदर वेस्ट को। अच्छा, वो कहता है कि सम सेल्स इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स, के कुछ सेल्स जो हैं वो फूड वैक्यूल बनाते हैं और फूड वैक्यूल जो है ना वो क्या करेंगे, साइज की बात है, फूड स्टोर करेंगे। ये हमने पढ़ लिया एनिमल वैक्यूल का। अब हम पढ़ते हैं वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल, कि प्लांट सेल में क्या वैक्यूल है और टारगेट प्रेशर क्या होगा, कैसे टारगेट प्रेशर बनेगा, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो हम जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा टारगेट प्रेशर का, तो हमने यहाँ से लेके सारा ये नहीं लिखेंगे, हम वैक्यूल लिखेंगे सिंपल के ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं फ्लूइड के साथ बड़ी हुई, और आप सिंपल फिर प्लांट वैक्यूल लिखेंगे। अच्छा, प्लांट वैक्यूल में क्या लिखेंगे, कहता है कि ये हम पहले न्यूक्लियस में भी बात पढ़ चुके आ चुके हैं कि जो प्लांट में जो वैक्यूल होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक साइड पे पुश हो जाता है। तो यही कह रहा है कि मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट के सेल्स के पास एक बहुत बड़ा सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे पुश हो जाता है। और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनता कैसे है? इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वैक्यूल्स का आपस में जब वो फ्यूजन करते हैं, मिलते हैं, उससे एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है। अब कहता है वो जो मेम्ब्रेन होगी ना, जैसे ये आप समझ लें मेम्ब्रेन है, तो प्लांट वैक्यूल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी ना, द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल, उसी एक ही मेम्ब्रेन होती है क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, उसको कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। और जो उसके अंदर का लिक्विड होगा ना, सैप होगा, उसे हम कहेंगे सेल सैप। ठीक है, ये वाटरी सोल्यूशन है, इट इज़ अ वाटरी सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। सो ये हमने इसका पढ़ा कि प्लांट वैक्यूल, प्लांट्स में जो एक ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि बहुत से ज़्यादा स्मॉल वैक्यूल की फ्यूजन से बनता है। अब प्लांट वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसका सैप जो इसका लिक्विड सोल्यूशन होता है उसे सेल सैप कहते हैं, जो कि वाटर और वाटरी सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्टी सोल्यूशन होता है वाटर का। अब हम पढ़ते हैं टारगेट प्रेशर कैसे आता है प्लांट में। कहता है क्योंकि ड्यू टू दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल द न्यूक्लियस इज पुश टू अ साइड। ये तो हमें पता है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है साइड पे पुश हो जाता है, सेंटर में नहीं रहता। कहता है दिस आउटवर्ड pressure of the vacuole on the cytoplasm and cell wall make the plant cell turgid। वो कहता है ये जो प्रेशर है जो वैक्यूल डाल रहा है साइटोप्लाज्म के ऊपर और सेल वॉल के ऊपर ही डलेगा ना, साइटोप्लाज्म के ऊपर लिक्विड पे ये प्रेशर डलेगा न्यूक्लियस को साइड पे करने का, और सेल वॉल की सिंपल सी बात है, सेल वॉल पे प्रेशर जाएगा। तो वो कहता है कि ये जो प्रेशर है जो कि सेंट्रल, ये जो प्रेशर है जो कि वैक्यूल डाल रहा है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के ऊपर, ये जो है प्लांट सेल को टारगेट कर देगा। तो अच्छा, अब तो ये टारगेट कर देगा, तो कहता है इस प्रेशर को हम कहते हैं टारगेट प्रेशर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्गर।
तो क्या कहेंगे, इस प्रेशर को हम कहेंगे टर्गर प्रेशर, प्रोसेस को हम कह देंगे टर्गर। और उसके बाद उसने कहा है कि टर्गर प्रेशर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल, कि टर्गर प्रेशर जो है ना वो सेल की शेप को मेंटेन करने में काम आता है। तो हमने क्या पढ़ा वैक्यूल्स के बारे में कि एनिमल्स और प्लांट वैक्यूल, दो तरह के वैक्यूल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स होती हैं, ये फ्लूइड्स के साथ फिल्ड होती हैं। एनिमल वैक्यूल के बारे में हम पढ़ा कि ये एनिमल के सेल में छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं जो बाद में ख़त्म भी हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इनके पास वाटर और फूड सब्सटेंसेस होते हैं। फिर हमने वो और फ्रेश ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ पढ़ा कि अमोइबा और जो स्पॉन्जेस हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स रखते हैं जो कि पंप भी करते हैं और कलेक्ट भी करते हैं क्या, एक्स्ट्रा वाटर और साथ में वेस्ट को। और हमने फिर ये भी पढ़ा कि जो इसके कुछ सेल्स हैं ना वो फूड वैक्यूल्स बनाते हैं और फूड वैक्यूल भी फूड को स्टोर करते हैं। एनिमल सेल का जब हमें पूछेगा तो हम ये बता देंगे। जब वो प्लांट सेल के बारे में आएगा ना तो हम बताएंगे कि इसके पास एक ही सिंगल वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो कि बहुत से ज़्यादा छोटे छोटे वैक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम उसको बताएंगे कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है और इसके अंदर का लिक्विड सैप कहलाता है सेल सैप। फिर टर्गर प्रेशर का हम इसको बता देंगे क्योंकि इसके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे पुश हुआ है। तो कहते हैं फिर ये जो है ना द न्यूक्लियस विल पुश टू अ साइड। फिर कहता है ये जो प्रेशर वैक्यूल लगा रहा है न्यूक्लियस को साइड पे पुश करने के लिए, ये प्रेशर जो साइटोप्लाज्म और सेल वॉल पे लगेगा तो इससे क्या कहते हैं हमारा प्लांट सेल टर्गर हो जाएगा। इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहेंगे और इस प्रोसेस को हम कहेंगे टर्गर। और टर्गर प्रेशर जो है सेल की शेप को मेंटेन करने में एक अहम काम देता है। ये भी इम्पोर्टेंट, लॉन्ग और शॉर्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। ये आपने टॉपिक लाजमी करना है, इम्पोर्टेंट है। सेंट्रियोल्स बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें बेसल बॉडीज़ का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एज अ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन आपने करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलिज फाउंड इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट। बैरल शेप ऑर्गेनेलिज मतलब ये होती हैं सेंट्रियोल्स, ऐसे ऐसे लंबी लंबी ट्यूब की, ये बैरल शेप ऐसे लंबी लंबी इस तरीके से ना, इस तरीके की ये होती हैं सेंट्रियोल्स, बैरल शेप ऑर्गेनेलिज होती हैं सेंट्रियोल्स। तो वो यही कह रहे हैं कि सेंट्रियोल बैरल शेप ऑर्गेनेलिज होती हैं जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं और कुछ प्रोटिस्ट में, ज़्यादा सिर्फ कुछ प्रोटिस्ट में और एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में ये तो बिल्कुल नहीं होती। तो दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, मतलब जो कि प्रोकैरियोट्स हैं सिंगल मेम्ब्रेन वाले, उनके पास तो ये एब्सेंट होगी। और प्लांट्स में भी एब्सेंट होगी, हायर प्लांट्स में और फंजाई में ये एब्सेंट होगी, ठीक है। बैक्टीरिया में भी, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में आता है तो इसलिए बैक्टीरिया में भी नहीं होगी सेंट्रियोल। अच्छा, अब वो कहता है इसमें ना सेंट्रियोल का एक पेयर होता है, देयर इज अ पेयर इन सेंट्रियोल इन विच बोथ सेंट्रियोल्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। वो कहता है सेंट्रियोल का एक ऐसा पेयर होता है जिसमें दोनों जो है ना वो एक दूसरे के राइट एंगल की तरफ होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। अच्छा, तो वो कहता है इस पेयर को ना यहाँ पे आपको कहेगा इन एनिमल सेल्स द पेयर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम एंड इट इज लोकेटेड नियर द सेल न्यूक्लियर इन्वेलम। तो एनिमल सेल्स के अंदर इस पेयर को कहते हैं हम सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आगे हम चैप्टर 4 जो पढ़ेंगे उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सेंट्रोसोम से भी ये डुप्लीकेट करता है, जो भी इसमें भी इतना हम पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम सारा मतलब मायोसिस माइटोसिस के लिए इंपॉर्टेंट काम होता है। तो सेंट्रोसोम कहता है ये जो एनिमल सेल्स होती है ना, ये पेयर जो है ना उनका सेंट्रोसोम वो लोकेट होता है न्यूक्लियर इन्वेलप के पास। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है ना हमारी सबसे आउटर बाहर, जो सबसे डबल मेम्ब्रेन होती है, जो सबसे बाहर वाली, तो न्यूक्लियर इन्वेलप के पास ये वहाँ पे होता है। अब वो कहता है कि ईच सेंट्रियोल जो है ना वो फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ होल ट्यूबुलिन प्रोटीन। वो कहता है कि हर सेंट्रियोल जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे 9 ट्रिपलेट्स ट्यूब, हार्ट का 9 तो हर सेंट्रियोल जो है ना वो 9 ट्रिपलेट से बनना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। अच्छा, अब वो कहते हैं कि सेंट्रियोम जो है ना वो डुप्लीकेट करता है, तो वो इसका ये प्रोसेस बताता है थोड़ा कि जब सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है ना, एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स, द न्यू पेयर्स मूव टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल,
There they form spindle fibers which are responsible for the separation of chromosomes during cell division. तो ये क्या क्या बता रहा है कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है ना, तो ये जो सेंट्रियोल है ना, ये डुप्लीकेट करके 2 सेंट्रियोल बना देता है। ये बताऊँ क्या करता है, ये मैं ना आपको यहाँ से समझाता हूँ। चैप्टर 4 से हालांकि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको ना ज़्यादा आसानी से बताता हूँ। ये देखें, ये सेंट्रोसोम है सेंट्रियोल। ये जो है ना, जब सेल की डिवीजन स्टार्ट होगी तो ये डुप्लीकेट करके 2 सेंट्रोसोम बना देगा। ये देखिए, ये 2 बने हुए हैं ना, फिर ये 2 बनाएगा, फिर क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ से मैं आपको पढ़ता हूँ, इधर से नहीं पढ़ूंगा मैं चैप्टर 3 से, और आपको यहाँ से सारा सही कर दूंगा। कहता है ये सेंट्रियोल जो है ना, द न्यू पेयर ऑफ सेंट्रियोल मूव टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। सेल के ऑपोजिट पोल पे देखिए, दोनों ये इस तरह ऑपोजिट, ये इस तरह ऑपोजिट पोल पे होंगे। फिर वो कहता है कि दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये क्या करते हैं, ये जो है ना, ये हमारे पास अंदर पता है हमारे पास क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, तो ये क्या करते हैं ना, ये स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं इस तरीके से, जो कि मेटाफेज में जो है इनके साथ अटैच होते हैं, और फिर उसके बाद एनाफेज में जो है ना, ये इसकी ऐसे इस तरफ जाके सेपरेट हो जाते हैं। तो इनका क्या काम होता है, सेंट्रियोल्स का, सेंट्रोसोम का, इन्होंने जो है स्पिंडल फाइबर्स बनाने होते हैं, जिन्होंने जो है क्रोमोसोम्स को अलग करना होता है सेल डिवीजन के अंदर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, तो वो कहता है कि ये उस काम के लिए काम आते हैं। अब कहता है जो सीलियर फ्लैजिला है ना, सीलियर फ्लैजिला असल में हमारे सिलेबस में कट हो गया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा फिर भी, कि सीलिया जो है ना, ये थिन लाइट प्रोजेक्शंस होते हैं। सीलिया देखिए इस तरीके से, पैरामीशियम इसमें आ जाता है, और फ्लैजिलम में ओग्लिना आ जाता है, वो इस तरीके के होते हैं। ठीक है, अब वो कहता है जो सेल्स होते हैं ना सीलिया के और फ्लैजिला के, ये जो है ना कंटेन करते हैं सेंट्रियोल। इनका सेंट्रियोल सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। हालांकि एनिमल सेल्स का जो था सेंट्रियोल, वो कहाँ पे था, वो न्यूक्लियर इन्वेलप के पास था, लेकिन सीलियर फ्लैजिला का सेंट्रियोल होता है सेल मेम्ब्रेन के पास। कहता है ये सेंट्रियोल जो है ना, वो बेसल बॉडीज बना देती हैं। बेसल बॉडीज क्या होती हैं, बेसल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर्मेशन ऑफ सीलियर फ्लैजिला। तो बेसल बॉडीज जो है ना, वो ही सीलियर फ्लैजिला की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो है ये हमारा सेंट्रियोल जो है, ये सेल मेम्ब्रेन के पास होता है, और वो सीलियर फ्लैजिला बना देता है। सो ये हमारे सारी ऑर्गेनेलिज हमने सारी कवर कर ली हैं। इसमें हमने सारी ऑर्गेनेलिज पढ़ी, सेल के स्ट्रक्चर से लेके बेसिक स्ट्रक्चर सेल का पढ़ा, सेल पोल और ईच एंड एवरीथिंग हमने इसमें पढ़ी है। और ये फिर हमारा कट है सारा। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं सेल्फ स्पेशलाइजेशन पे। बहुत ही इजी टॉपिक है ये सेल्फ स्पेशलाइजेशन का, और मज़े का टॉपिक है। आपको मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपने खुद से लिख के और इतने मज़े से आप पूरा याद करेंगे। अच्छा, वो मैं आपको पहले पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको इजी वर्डिंग में समझाऊंगा, बल्कि इससे भी आसान में जो आपने लिखनी है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। Each type has a special structure and performs special function. When cells are formed by cell division, they are all similar. After their formation, cells undergo the process of specialization or differentiation. During this process, they get special sizes, structures, and metabolic features. As a result, they become specialized. तो ये क्या कह रहा है इसमें, वो सिंपल यही बात बताता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ना बहुत से डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, वो कहता है हर जो सेल होता है ना, जैसे कोई मसल सेल है, उसका काम होगा कॉन्ट्रैक्शन का। रेड ब्लड सेल्स है, उसका काम होगा ऑक्सीजन लेके जाना। और उसके साथ इसी तरीके से हमारे पास अगर सेल होता है कि कोई न्यूरॉन्स होते हैं, तो उनका काम होगा नर्व इम्पल्सिस लेके जाना। तो कहता है हर सेल का ना स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, हर का एक अपना स्ट्रक्चर होगा, अपनी उसकी शेप होगी और अपना फंक्शन होगा। कहते हैं जब सेल्स बनते हैं ना डिवीजन के साथ, तो वो कहते हैं ये सारे एक साथ सिमिलर होते हैं। कि जब एक सबसे पहला जाइगोट होता है ना, डिवाइड होता है, तो तब सारे सेल सिमिलर होते हैं। लेकिन तब क्या कहते हैं ना, ये जब सेल बन जाते हैं ना, तो ये प्रोसेस करते हैं स्पेशलाइजेशन और डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस के अंदर से गुजरते हैं। जब ये स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से गुजरते हैं ना, तो फिर क्या कहते हैं, इनको स्पेशल साइजेस, स्ट्रक्चर और फीचर्स मिल जाते हैं, मेटाबॉलिक फीचर।
और इसके रिजल्ट में एक सेल जो है हमारा स्पेशलाइज हो जाता है। अगर आपको पेपर में आए तो आप सिंपल लिखते हैं कि ईच टाइप ऑफ ईच, ये आप सिंपल याद कर लें, पर याद करने में नहीं, अगर आप है तो आप लिखते हैं ईच टाइप ऑफ सेल हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। व्हेन सेल्स आर फॉर्म बाय द सेल डिवीजन दे आर ऑल सिमिलर, बट व्हेन दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन they get special sizes, structure and metabolic features. As a result they become specialized. आप ये लिखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। मैंने जो बोला मैंने इसमें से थोड़ा शॉर्ट करके बोला, तो आप देख लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो नहीं है ये सेल्फ स्पेशलाइजेशन का, लेकिन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जब आएगा तो आप सेल्फ स्पेशलाइजेशन में पहले ये लिखेंगे। अब हम मीजोफिल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत आसान है, हम पहले पढ़ चुके हैं सारा मीजोफिल सेल्स का। आप अभी देखेंगे, आपको कहेंगे हाँ। अच्छा, मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं ना, दीज आर ग्रीन सेल्स प्रेजेंट इन लीव्स के अंदर जो है ये ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं, ये मीजोफिल सेल्स। दे आर स्पेशलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की हेडिंग देंगे, और इनका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। तो ये क्या है, प्लास्टिक जो था हमारा क्लोरोप्लास्ट था, तो जो हमने पढ़ा था, तो ये मीजोफिल सेल्स जो है, ये क्लोरोप्लास्ट जो हमने अपना प्लास्टिक पढ़ा था, तो वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो मीजोफिल सेल्स में होता है। तो वो ये कह रहा है कि इनके पास ना बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनके पास ग्रीन पिगमेंट होती है। हमने पढ़ा था क्लोरोफिल की पिगमेंट है ग्रीन कलर की प्लास्टिक में, जो कि कैप्चर करती है लाइट एनर्जी को, और फिर वो क्या करती है, हमने ये पढ़ के आ चुके हैं, अगर आप इसको रिकॉल करें, कि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ताकि वो फूड ग्लूकोज बना सके। तो फिलहाल यहाँ पे इन्होंने हमें यही बताया कि वो कैप्चर करती है लाइट एनर्जी को। कहती है कि इनकी देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन लीव्स इज सुटेबल फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन इन लाइट। कहती है इनकी शेप और जो लीव में इनकी जगह है वो एडजस्टेबल है, ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, जितनी लाइट उसने अब्जॉर्व करनी है वो उतनी लाइट अब्जॉर्व कर ले। ठीक है, ये तो हम सारा पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब एपिडर्मल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, इसको मैं समझाता हूँ। They are flat and tightly packed cells that make the outer layer epidermis of plant organs. वो कहता है एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, ये जो है ना, ये फ्लैट ऐसे बिल्कुल पतले और टाइटली पैक, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जो कि प्लांट सेल की बाहर की लेयर, आउटर लेयर बनाती हैं एपिडर्मिस की। अच्छा, अब फंक्शन क्या है इसके, ये देखें आपके यहाँ पे लीफ एपिडर्मिस दिख रहा है, गार्ड सेल्स, रूट हेयर, ये मैं बताता हूँ अभी। फंक्शन क्या है ना, एपिडर्मिस प्रोटेक्ट इंटरनल टिश्यूज। एपिडर्मिस क्या कहता है ना, जो अंदर के टिश्यूज होती हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। अब वो कहता है कि जो मॉडिफाइड सेल्स होते हैं ना एपिडर्मिस के, वो बड़े ज़्यादा फंक्शंस करते हैं। इसमें रूट हेयर से रूट एक्सटेंशन बनेगी, जैसे कि वो कहता है एग्जाम्पल के तौर पर द एपिडर्मिस ऑफ रूट कंटेन रूट हेयर सेल्स। जो रूट एपिडर्मिस है रूट का, वो सिंपल है, रूट हेयर सेल्स ही कंटेन करेगा। कहते हैं ये सेल्स जो है ना एक्सटेंशंस बनाती हैं। दीज सेल्स मेक एक्सटेंशंस कोल्ड रूट हेयर्स। रूट हेयर बनेगा, जो कि हमें पता है सॉइल के नीचे होता है, काम आता है जब हमारा प्लांट ग्रो करना हो। तो रूट हेयर का काम क्या होता है ना, सरफेस एरिया बनाता है, जो कि आगे लिखा भी हुआ है कि रूट हेयर इंक्रीजेज सरफेस एरिया टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। सॉइल में होगा तो सॉइल के लिए ये सरफेस एरिया बड़ा करेगा, ताकि हम मिनरल्स और वाटर ऑब्जर्व कर सकें। अब एग्जांपल देगा कि जो लोअर एपिडर्मिस है ना ऑफ लीव्स की, जो लोअर एपिडर्मिस है उसके पास होते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं, विच रेगुलेट दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये आप देख सकते हैं एक मीजोफिल सेल है, ये आपने बनाना है, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा लास्ट पे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये मीजोफिल सेल्स है, ये इसकी अपर एपिडर्मिस है। अब ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है, जो कि इसका हमने बताया ये बीच में मीजोफिल सेल्स हैं। ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है जो कि हमने पढ़ी, फिर इसमें ये एक्सटेंशन वंक्शन बनाता है। अब वो जो इसने बात की कि जो लोअर एपिडर्मिस है लीव्स की, इनके पास गार्ड सेल्स होते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। अगले हम आ जाते हैं अपने मसल सेल्स के पास। तो मसल सेल्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स होंगे, एक हमारे पास कार्डिक मसल सेल्स होंगे, और एक हमारे पास स्केलेटल मसल सेल्स होंगे। मसल सेल्स होते क्या हैं, ये स्पेशलाइज दी मसल सेल्स आर स्पेशलाइज एनिमल सेल्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट। सीधी सी बात है, मसल सेल्स वो होंगे जो कि मूवमेंट कर सकते हैं। ये देखें, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं दे आर एलोंगेटेड। एलोंगेटेड का मीनिंग होता है लॉन्ग। ये लंबे लंबे सेल होते हैं जो फिल्ड विद एक्टिन एंड अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। हमें पता है कि एक्टिन जो है, अगर वो पूछे
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अगर MCQs आ जाए आपको पेपर में जहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन लिखे हों और एक ऑप्शन लिखा हो एक्टिन, तो आपने फ़ौरन से एक्टिन को कर देना क्योंकि एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो कहते हैं कि ये लंबे लंबे सेल होते हैं जो कि एक्टिन और अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से भरे होते हैं। स्केलेटल मसल सेल्स की बात करता है वो कि स्केलेटल मसल सेल्स आर लॉन्ग सिट्रेटेड, दे आर अटैच्ड टू बोन्स, they are voluntary in action and their contraction move the skeleton for body movement and locomotion। क्या कह रहा है वो स्केलेटल मसल के सेल के बारे में कि वो लंबे लंबे होते हैं, लंबे लंबे और स्ट्रेट लॉन्ग एंड सिट्रेटेड सेल्स होते हैं। अब ये जो है ना हड्डियों के ऊपर, ये जो हमारी यहाँ पे जैसे हमारा ये पूरा शोल्डर है, हमारा पूरा ये आर्म है, तो आर्म में जो हमारा यहाँ पे होता है ना जिसे हम क्या कहते हैं उर्दू में जो भी कोनी कहते हैं, तो उधर ये जो है ना बोन्स के साथ ही अटैच होते हैं स्केलेटल मसल सेल्स। अब ये वॉलंटरी इन एक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे आगे भी इनवॉलंटरी वॉलंटरी। वॉलंटरी इन एक्शन का मतलब है जो कि मूवमेंट करा सकते हैं। वॉलंटरी इन एक्शन मूवमेंट के लिए जो कर सकते हैं, ये मूवमेंट करा रहे हैं, ये वॉलंटरी इन एक्शन है। ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे है तो ये नो इनवॉलंटरी इन एक्शन है, पर मूवमेंट हो रही है तो वॉलंटरी इन एक्शन। तो वो यही कह रहा है कि जो स्केलेटल मसल सेल्स है ना वो वॉलंटरी इन एक्शन है और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो है ना मूव द स्केलेटन फॉर बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन। स्केलेटन जो है वो बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन का अगर मैं आपको दिखाता ना प्रैक्टिकल क्लास में तो वो अलग होता है। यहाँ पे मैं आपको समझाते रहूँ कि बॉडी मूवमेंट क्या होती है और लोकोमोशन क्या होती है। अब वो कहता है कि इनकी जो वॉलंटरी एक्शन है तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटन को मूव करेगी। बॉडी मूवमेंट्स के लिए लोकोमोशन क्या है। अच्छा मूवमेंट जो है ना वो तो ऐसे है ना कि मूवमेंट तो सिंपल है कि इधर से आप इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए। लोकोमोशन ये आप ऐसे ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे गए, जल्दी जल्दी गए, मतलब लोकोमोशन ये है आप फास्ट फास्ट गए। मूवमेंट तो ये है ना आप एक जगह के पास मूव हो रहे हो। लोकोमोशन क्या है, ये ट्रैवल करते जाना, ये आपकी लोकोमोशन होती है। तो हमने जो स्केलेटल मसल सेल में पढ़ा कि ये लॉन्ग लंबे और स्ट्रेट सेल होते हैं और क्या कहते हैं ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इनकी वजह से मूवमेंट होती है क्योंकि वॉलंटरी इन एक्शन है और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी मूवमेंट और लोकोमोशन होती है। अगला जो हमारे पास आ जाते हैं वो है हमारे पास कार्डिक मसल सेल्स। कार्डिक मसल सेल्स जो है ना वो ब्रांच एंड सिट्रेटेड होते हैं। देख सकते हैं हम कार्डिक मसल सेल्स ये ऐसे इस तरीके से, ये ऐसे 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 ब्रांच की सूरत में होते हैं। ये ब्रांच और सिट्रेटेड होते हैं। अच्छा ये अब जो है ना हार्ट के वॉल में, हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट हमारा, उसकी जो वॉल्स होती है ना उसके अंदर ये पाए जाते हैं। अच्छा भाई ये क्या करती हैं, कहता है ये इनवॉलंटरी इन एक्शन है। अच्छा वॉलंटरी इन एक्शन का मतलब ये होता है एक और मैं आपको बताना भूल के, जो हम मर्जी से कर सकें। जैसे अब ये मेरा हाथ है, मैं अपनी मर्जी से हिला सकता हूँ, लेकिन मैं अपना दिल तो अपनी मर्जी से नहीं धड़क सकता कि जब मेरा दिल करे मैं अपने दिल को बंद कर दूँ धड़कना, जब मेरा दिल करे मैं कर दूँ, नहीं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये खुद धड़कता रहेगा, दिल खुद ब खुद धड़केगा। तो वो यही कहता है कि वॉलंटरी इन एक्शन का मतलब है कि भाई आप खुद हिला सकते हो, आपके हाथ में मूवमेंट है। इनवॉलंटरी इन एक्शन का मतलब है आप खुद नहीं हिला सकते, ये खुद ब खुद इसकी मूवमेंट होगी। तो वो यही कह रहा है कि कार्डिक मसल सेल्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं हार्ट की वॉल्स में, इनवॉलंटरी इन एक्शन है। और अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन से अगर जब इनके अंदर जो सेल्स होते हैं मूवमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी वजह से हमारी हार्ट की पंपिंग होएगी एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट इन द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है। तो स्मूथ मसल सेल्स क्या है, स्मूथ मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड एंड नॉन सिट्रेटेड। ये नॉन सिट्रेटेड है और ये देख सकते हैं स्मूथ मसल सेल ये अजीब से ना लंबे लंबे हैं ना इस तरीके से, स्पिंडल शेप सेल्स हैं। देखिए स्पिंडल की फॉर्म में नहीं होते, तो उस तरीके के ये सेल्स हैं। अच्छा वो कहते हैं ये भी इनवॉलंटरी इन एक्शन है, मतलब इनको भी आप खुद से मूव नहीं करा सकते और ये प्रेजेंट होते हैं इन दी वॉल्स ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, अंदर के ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे डाइजेस्टन हो गया, हमारा इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल सेल्स। जैसे एग्जांपल भी दिया जाए कि स्मूथ मसल सेल्स इन दी एलिमेंट्री किनाल कॉन्ट्रैक्ट टू मूव फूड फॉरवर्ड। वो यही एग्जांपल दे रहा है कि स्मूथ मसल सेल्स जो एलिमेंट्री किनाल में होते हैं ना वो मूवमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ताकि फूड को आगे भेजा जाए। लेकिन जो वाइल दूस इन ब्लड वेजल्स रेगुलेट ब्लड फ्लो, और जो ब्लड वेजल्स में होते हैं जो हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स, वो मूवमेंट के लिए रेगुलेट करते हैं ब्लड फ्लो को। तो ये हमने पढ़ा मसल सेल्स के बारे में। इनके 3 सेल्स होते हैं, स्केलेटन, कार्डिक और स्मूथ। इसका डिफरेंशिएट अगर आप लिखें तो आप लिखेंगे स्केलेटन मसल सेल्स जो हैं वो
लॉन्ग और सिट्रेटेड होते हैं। ये जो है बोन्स के साथ अटैच होते हैं जो हमने पढ़ा। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा इसमें कि हमने ये पढ़ा ये वॉलेंट्री एक्शन में है और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से लोकोमोशन और मूवमेंट होती है बॉडी की। कार्डिक के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये ब्रांच और सेक्रेटिंग है और ये होते हैं क्या कहते हैं हार्ट की सेल, हार्ट के वॉल्स के अंदर। ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, मतलब ये खुद से मूवमेंट नहीं किए जा सकते और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से हार्ट की पंपिंग होती है। स्मूथ मसल सेल्स हमने पढ़े फिर कि ये जो है ना ये स्पिंडल शेप्ड है और क्या कहते हैं ये हमारे पास नॉन सिट्रेटेड है। ये भी इनवॉलेंट्री इन एक्शन है और इनकी क्या कहते हैं प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स इंटरनल ऑर्गन्स के, जैसे कि ये जो एलिमेंट्री किनाल के अंदर स्मूथ मसल सेल प्रेजेंट होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं फूड को आगे भेजने की, जबकि जो ब्लड वेजल्स के अंदर होते हैं वो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी मेरी बात अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं न्यूरॉन्स का। इसका ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्योंकि आ सकता है न्यूरॉन नहीं आएगा, मतलब सेल राइट अ नोट ऑन सेल स्पेशलाइजेशन एंड एक्सप्लेन विद 3 एग्जांपल्स या 2 एग्जांपल्स। तो न्यूरॉन्स उसमें पूछा जा सकता है अलग से भी। तो न्यूरॉन्स आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, बाकी सब तो सारे ही याद करने हैं, पूरा याद करना है सारे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ही है। शॉर्ट क्वेश्चन के आपसे फंक्शन आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी या कुछ भी पूछेंगे तो अगर आपने याद किया होगा, आपने लेक्चर लिया हुआ है मेरा, कॉन्सेप्ट लिया होगा, आपने याद किया होगा तो आपको पेपर में वैसे ही याद आ जाएगा। अच्छा, न्यूरॉन का फंक्शन पहले हम देखते हैं स्टार्टिंग में कि ये दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस नर्व इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। टू परफॉर्म दिस फंक्शन दे हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर। वो क्या कहता है कि ये जो है ना स्पेशलाइज सेल है नर्वस सिस्टम के, हमारे नर्वस जो सिस्टम होता है ब्रेन में, ये उसके स्पेशलाइज सेल हैं। कहता है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस नर्व इम्पल्सेस। ये जो पूरी बॉडी में मैसेज आते हैं हमारे नर्व इम्पल्सेस से, जैसे मैंने अभी अपने ये मेरी स्किन है तो मैंने उसको ये ऐसे अभी फ़ोन टैप किया है, तो ये जो मेरे पास टैप का आया है साउंड या मुझे पता लगा कि ये मुझे कोई चीज़ टच हुई है, वो कैसे पता चली है? वो हमें नर्व इम्पल्सेस की वजह से, ये न्यूरॉन्स की वजह से पता चली है जिसने मैसेजेस की ट्रांसमिटिंग की। अब कहते हैं इसको इन मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए ना इसका यूनिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसके पास 2 साइटोप्लाज्म एक्सटेंशंस होते हैं जिसे हम डेंड्राइट्स और एक्सन्स कहते हैं। ठीक है, वो कहता है अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, एक सेल बॉडी होती है एंड 2 टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती हैं। डेंड्राइट्स क्या होती हैं? डेंड्राइट्स जो होती हैं ये छोटी वाली एक्सटेंशन होती हैं। अच्छा, ये अब मेरी ना पेन में इंक नहीं है वरना मैं आपको दिखाता, मैं आपको भी लास्ट में सारी डायग्राम्स की प्रैक्टिस ज़रूर करवाऊंगा। डेंड्राइट्स जो है ना ये देखें, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, देखें ये जो है ना ये शॉर्टर एक्सटेंशन है। एक्सन्स जो है ना ये लंबी लंबी जा रही हैं, ये एक्सन्स हैं। डेंड्राइट्स क्या है? ये छोटी छोटी है, जो ये आपकी लंबी लंबी स्टिक्स नज़र आ रही है ना, ये पतली पतली, इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। कहते हैं ये जो डेंड्राइट्स है ना शॉर्टर एक्सटेंशन, ये रिसीव करती है नर्व इम्पल्स को एंड ट्रांसमिट देम टू द सेल बॉडी। क्या कहता है कि डेंड्राइट्स जो है ना ये नर्व इम्पल्सेस को, मतलब अगर ये यहाँ पे मूवमेंट हुई है तो उसको ये रिसीव करेगी और इसको बॉडी की तरफ भेजेगी कि बॉडी में कहाँ पे क्या हुआ है, तो ये इसको बॉडी की तरफ मैसेजेस को ट्रांसमिट करेगी। कहता है लेकिन जो एक्सन्स है ना ये लॉन्गर एक्सटेंशन, ये कैरी नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये जो है ना ये नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से बाहर, अवे सेल बॉडी से लेके जाएंगे। ठीक, तो न्यूरॉन हमने पढ़ लिया है, काफ़ी आसान सा। अब हम पढ़ते हैं एरिथ्रोसाइट। आप कहेंगे ये क्या? एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स का नाम होता है एरिथ्रोसाइट भी। तो अगर आपको लिखा आ जाए राइट अ शॉर्ट ऑन आरबीसी, ये आएगा ऐसे आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। ये राइट अ नोट या राइट अ शॉर्ट क्वेश्चन या राइट व्हाट डू यू नो अबाउट एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट के बारे में पूछे तब भी आपने रेड ब्लड सेल्स का ही बताना है। अच्छा, इसका फंक्शन देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स, दीज ब्लड सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू बॉडी टिश्यूज। जो मैंने बताया था कि ये क्या करते हैं ना, ये ब्लड सेल्स के किस चीज़ की स्पेशलाइजेशन है इनकी, ये ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी की तरफ भेजते हैं, बॉडीज़ के टिश्यूज की तरफ भेजते हैं ताकि हमारा अंदर और हीमोग्लोबिन खून बने। ये जो हम पढ़ेंगे आगे, तो वो यही कह रहा है कि ये जो है ना ऑक्सीजन भेजते हैं लंग्स से बॉडीज टिश्यू की तरफ। कहता है इनकी शेप है, इनकी बाइकॉनकेव डिस्क शेप सेल्स होते हैं। ये देखें, ये इनकी शेप दिखाई हुई है, तो ये देखें डिस्क है ना, एक डिस्क की तरह के बाइकॉनकेव।
तो डिस्क की तरह के, तो वो कह रहा है कि इनकी बाइकॉनकेव डिस्क की तरह के सेल्स होते हैं। कहता है दिस शेप प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया टू ऑब्जर्व एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो कहता है इस बाइकॉनकेव डिस्क शेप सेल का फ़ायदा क्या है कि इसकी वजह से ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है एब्जर्व और ऑक्सीजन को रिलीज करने का। अच्छा, कहते हैं दे आर फिल्ड विद हीमोग्लोबिन दैट एक्चुअली कैरीज ऑक्सीजन। अब वो हीमोग्लोबिन से बड़े होते हैं, जो ऑक्सीजन होता है, मतलब हीमोग्लोबिन क्या है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन जो है जब लंग से बॉडी टिश्यूज में आता है तो ये और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आता है, और जितना हीमोग्लोबिन होगा उतनी ही बॉडी हमारी हेल्दी होगी। अच्छा, वो कहता है कि इन मैमल्स द मैच्योर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हेल्प्स टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। वो ये कह रहा है कि इन मैमल्स में रेड ब्लड सेल जो है मैच्योर में उनके न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, और ये क्या करता है रेड ब्लड सेल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि और ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनाने में और करने में इकट्ठा मदद करता है। ठीक है, अब लिवर सेल्स जो हैं ये आप देख लेंगे, आपने ये क्या कहते हैं, इनको हेपाटोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, इनके फंक्शंस भी आपको इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए, तो फिर मैं पढ़ देता हूँ। लिवर सेल्स जो हैं जिन्हें हम हेपाटोसाइट्स भी कहते हैं, इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, फंक्शंस आप दिखें तो आप कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज हैं। लाइक नंबर 1 स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, आयरन, सम विटामिन्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको तोड़ना, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करना, प्रोडक्शन ऑफ क्लोथिंग प्रोटीन्स फ्रॉम ब्लड, रिसाइकलिंग करना और रेड ब्लड सेल्स की, एक्सेट्रा। ये इसके फंक्शंस हैं। आगे अभी क्या काम करता है, ये तो इसके से छोटे छोटे फंक्शन के, ये इंपॉर्टेंट है मेन। आगे क्या कहता है कि दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स। कहते हैं इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है किस काम के लिए, फॉर मैक्सिमम एक्टिविटीज़ के लिए, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स। आपने एंजाइम्स और अदर प्रोटीन बनानी है ना, मतलब एंजाइम्स बनानी है, प्रोटीन्स वगैरह बनानी है, तो इनके पास जो है ना एक ही प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द नेसेसरी एटीपी फॉर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस। तो कहता है कि बहुत से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का ना एनर्जी देता है। आपको पता है एटीपी होती है एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया में पावर ऑफ द सेल है, एनर्जी एटीपी देता है। तो कहता है बहुत से ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ना इसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, एटीपी, ताकि एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस हो जाए। कहता है एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर हेल्प फॉर एक्सटेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड सिंथेसिस। अगर आपने इसको एज अ शॉर्ट याद करना है तो वो मेरे ख्याल से यहाँ से लेके आप यहाँ तक याद कर लें, एनर्जी इंटेंसिव, यहाँ पे यहाँ तक की जो कि रिसाइकलिंग ऑफ ये तक है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये सारा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा वो कहता है फिर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पैरेक्सिमोस विच कंटेन एंजाइम्स टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। वो कहता है कि इसके अंदर ना बहुत से ज़्यादा नंबर होता है पैरोक्सीमोस के। ठीक है, पैरोक्सीमोस के इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर पैरोक्सीमोस पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं ना, वो एंजाइम को न्यूट्रलाइज करते हैं उसके टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। तो पैरोक्सीमोस का क्या काम है कि न्यूट्रलाइज करना टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एंजाइम के अंदर। ठीक है, आखिर में वो कहता है कि इनके पास small ducts are present between liver cells which collect and transport their secretion bile to the bile ducts। अब वो ये बात तो हमें समझ लग गई है कि वो कह रहा है कि इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे डक्ट्स, मतलब छोटे छोटे ऐसे होल्स कह लें आप, या छोटी छोटी जगह मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं इनके लिवर सेल्स के दरमियान में। ठीक है, छोटे छोटे डक्ट्स करके आप कह लें इस तरीके से ना, तो वो प्रेजेंट है जो कि कलेक्ट भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं उनकी जो सिक्रीशन बनती है ना बाइल, उसको कहाँ तक, बाइल डक्ट तक। तो ये हमारा क्या कहते हैं सेल्फ स्पेशलाइजेशन का टॉपिक भी खत्म हो गया। डिवीजन ऑफ लेबर हमारा है नहीं टॉपिक, और अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्टेम सेल्स, और इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो ये आपको पढ़ के भी आपका हो जाएगा। पहला हेडिंग आप बनाएंगे इसमें जाइगोट एंड अनस्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, इसका हम लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या होता है स्टेम सेल का, क्या प्रोसेस है। वो कहता है इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट
The zygote is an unspecialized cell, but it has the ability to make new cells which can differentiate into specialized cells. Such unspecialized cell that has the ability to make a new variety of specialized cells type is called stem cell. तो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे पेरेंट और फीमेल और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर जो डिफरेंट टाइप जितने भी सेल्स हैं वो सारे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया पीछे और अब भी बता रहा हूँ कि एक सेल से निकले हैं जाइगोट अनस्पेशलाइज्ड सेल था एक। अब वो क्या कहते हैं, जाइगोट है ये सबसे सारे जो है ना, एक जाइगोट कैसे बनता है, मेल और फीमेल गिमेट जब मेल का गिमेट और फीमेल गिमेट जब दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जब हमारा माइटोसिस मियोसिस होकर मेल गिमेट बनता है, फीमेल गिमेट बनता है, दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। तो कहते हैं कि जितने भी सेल्स हैं ना हमारी बॉडी में, जितने भी तरह के, वो सारे जाइगोट से ही बने हैं, सिंगल सेल से। कहते हैं जाइगोट में क्योंकि अभी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं थी, कहते हैं जाइगोट एक अनस्पेशलाइज सेल है, लेकिन इसके पास ये एबिलिटी है, जाइगोट की क्या एबिलिटी है कि ये नए सेल्स बना सकता है, स्पेशलाइज सेल्स बना सकता है, जो कि बाद में आपस में डिफ्रेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस करके अपने आप को स्पेशलाइज सेल बना सकते हैं। कहता है फिर ये आपकी डेफिनेशन है यहाँ से, सच से यहाँ के स्टेम सेल से, कहता है ऐसे अनस्पेशलाइज सेल जिनके पास एबिलिटी हो कि नए तरीके के स्पेशलाइज सेल टाइप बना सकें, उन्हें हम कह देंगे स्टेम सेल। ठीक है, अगला आपने क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ स्टेम सेल्स की आपने हेडिंग बनानी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, तो आपने इसको उस तरीके से भी याद कर लेना है। डिवीजन ऑफ स्टेम सेल की आपने हेडिंग बनानी है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट when the earlier stem cell zygote divides, it makes different cell lines. The cell of each line differentiate into specific type: skin cells, muscle cells, nerve cells, blood cells. क्या कह रहा है वो वही ऊपर वाली बात को एक्सप्लेन कर रहा है अब, कि कहता है कि डेवलपमेंट के दौरान ना, जबकि सबसे पहला सेल अर्लियर स्टेम सेल जाइगोट जब डिवाइड कर जाता है तो वो बनाता है डिफरेंट सेल लाइंस, मतलब सेल्स की डिफरेंट लाइंस। ये स्टेम सेल बना हुआ है ना, तो डिफरेंट सेल लाइंस बना देता है। कहता है जो हर सेल की एक लाइन है ना, हर सेल, द सेल ऑफ ईच लाइन डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक टाइप्स लाइक, तो हर सेल की ईच लाइन ना, हर सेल की एक लाइन, जैसे ये एक सेल है, एक सेल है, एक सेल है, तीन लाइन बनाई, हर सेल की एक लाइन एक डिफरेंशिएट करेगी एक दूसरे के साथ, और क्या कहते हैं, स्पेशल अपने स्ट्रक्चर बनाएगी, स्पेसिफिक सेल बनाएगी, जो कि स्किन सेल्स बनाएगी, मसल सेल्स, नर्व सेल, ब्लड सेल, और इस तरीके से सारे सेल्स आ जाएंगे। जैसे उसने यहाँ पे ये आपने डायग्राम बनानी है, इसमें कुछ नहीं है, स्टेम सेल बनाए और यहाँ पे फिर आपने नर्व सेल, मसल सेल, एपिथेलियल सेल, और ये इस तरीके से सेल्स बना के दिखा दिए कि डिफ्रेंशिएशन कैसे हो रही है सेल लाइंस की स्पेशलाइज सेल में। अच्छा, अब आपने यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्टेम सेल की आपने लास्ट हेडिंग बनानी है, और यहाँ पे देखें क्या लिखा है कि स्टेम सेल आल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ। These stem cells can divide and differentiate into specific cells as the body needs them. They can also regenerate damaged tissues under the right condition. For example, stem cell present in skin help in wound healing. Stem cell present in liver also help it to repair after damage. Stem cell present in bone marrow differentiate to make different types of blood cells and immune cells. क्या कह रहा है वो कह रहा है कि जो स्टेम सेल्स हैं ना, वो पूरी ज़िंदगी के लिए बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में रहते हैं। ठीक है, वो फिर कह रहा है कि ये जो है ना स्टेम सेल्स, ये कभी भी अगर बॉडी को ज़रूरत हो ना तो डिवाइड कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू स्पेशल सेल्स एज द बॉडी नीड्स। जब भी बॉडी को जब भी कैसे भी ज़रूरत होगी तो ये उसके हिसाब से काम आ सकते हैं। कहता है ये जो है ना रीजनरेट करते हैं डैमेज टिश्यूज़ भी, ये दे कैन आल्सो रीजनरेट डैमेज टिश्यू अंडर द राइट कंडीशंस। ठीक है, तो ये डैमेज टिश्यूज़ हो गए, उनको भी रीजनरेट कर सकते हैं। आगे फिर उसने बताया कि जो है ना स्टेम सेल्स जो हैं हमारे लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये इसको भी रिपेयर कर देते हैं जब लीवर डैमेज हो जाता है। फिर कहता है कि स्टेम सेल जो प्रेजेंट होते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एंड इम्यून सेल्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टेम सेल समझ आया होगा। स्टेम सेल क्या था, इसमें हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि एक जाइगोट अनस्पेशलाइज सेल है जिससे सारे सेल बने हैं, और कोई ऐसा अनस्पेशलाइज सेल जिसके पास ऐसी एबिलिटी हो कि वो नए तरह के स्पेशलाइज सेल टाइप बनाते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेम सेल।
फिर हमने वही पढ़ा कि सेल लाइन डिवाइड होती है, सेल लाइन ये होती है, फिर ये इसके फंक्शन पढ़े, ये करता है। तो ये हमने स्टेम सेल पढ़ा। इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। और चैप्टर 3 आपको मैंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों और अगर आपको मेरी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल एजुकेशन विद अरशमान को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको कोई भी टॉपिक में डिफ़िकल्टी हो। और अगर आपको कोई चीज़ अभी भी समझ नहीं आ रही हो या कोई चीज़ में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में फ्रीली आस्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।